ओके, जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं की थी उनके लिए मैं बता दूं, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उर्दू के पेपर का। सो ये कुछ पार्ट्स हैं जो उर्दू के पेपर में ज़रूरी हैं। 6 किस्म की पार्ट्स पे हम बात करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में, और इन चीज़ों को हमने सीखना है। तो सबसे पहले मजमून नवीसी है। ये 30 मार्क्स का आता है। Sorry। Make simple as in कि अगर जी, कोई कुछ पूछ रहा है? आप लोगों ने माइक अपने म्यूट रखने हैं। एंड पे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगी, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो सिर्फ चैट में पूछ सकता है। माइक ऑफ नहीं करने, सॉरी, माइक ऑन नहीं करने आप लोगों ने। ओके, जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, कितने पार्ट्स पे उर्दू का जो पेपर है वो मुश्तमिल होगा, और किस किस पार्ट को आपने कितनी तरजीह देनी है इस पेपर की तैयारी में, ठीक है। मजमून नवीसी सबसे अहम पार्ट है इस पेपर का। और ये जैसे इंग्लिश का ऐसे आता है, आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के ऐसे की तैयारी करते हैं जिसमें एक अनसीन टॉपिक होता है, सेम वैसे ही उर्दू के पेपर में भी आएगा। बट जाहिर से सी बात है कि ये एक अलग से पेपर नहीं है, ये सिर्फ उर्दू के साथ एक कंबाइंड पार्ट है। तो ये उतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। सो लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें कि मार्क्स के हिसाब से कि क्या ज़रूरी है उर्दू के पेपर में, किस चीज़ को आपने ज़्यादा वेटेज देनी है उसकी प्रेजेंटेशन में, और उसके लिए टाइम कितना वक्फ करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है मजमून नवीसी। इस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे जब हम मजमून को तैयार करेंगे अपनी इस कोर्स में। देन तलखीस निगारी है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेसी कहते हैं। किसी की उर्दू में किसी को इतनी नहीं है ग्रिप, तो मैं इंग्लिश के वर्ड्स का भी इस्तेमाल करूंगी। ये 15 मार्क्स की आती है, ठीक है। और जो उर्दू की, वो आपसे आपकी उर्दू की इम्प्रेशन देखेगा कि उर्दू आपकी कितनी गिरफ्त है, कितनी महारत है, आपकी उर्दू पे कितनी कमांड है। तो वो आपके एक तलखीस से, पैराग्राफ से ही समझ जाएगा। सो आपने जो तलखीस है उसको इम्पोर्टेंस देनी है, वो इसलिए क्योंकि तलखीस करना आसान काम नहीं है। अब जो पैराग्राफ लोग दे रहे हैं हर साल, तो वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। तो बाज़ों का जो अभी का पेपर आप बता रहे हैं, जो PMS 2025 में कंडक्ट हुआ है उर्दू का पेपर, तो उसमें बहुत मुश्किल पैराग्राफ था तलखीस का। सो कहने का मकसद ये है कि इस पार्ट को, बेशक ये 15 मार्क्स का है, तो इसलिए आपने इग्नोर नहीं करना कि ये तो सिर्फ सिर्फ 15 मार्क्स का है, क्योंकि उर्दू का पेपर जो बाकी आप सवाल, जैसे जैसे बाकी सवालात की तरफ जाते जाएंगे, आप ये देखेंगे कि उर्दू का जो पेपर है सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स मजमून के हैं, बाकी सभी पार्ट्स के 10, 15, 20 इतने मार्क्स हैं। सो इन्हीं जगहों से आपने मार्क्स गेन करने हैं। इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देन ये जो अशार की तशरीह है, ये भी अब 15 मार्क्स की आती है। सो हम ये कहेंगे एक अनसीन चीज़ है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इसलिए हम, कुछ लोग होते हैं इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं अशार की तशरीह को, जबकि अशार की तशरीह और तलखीस यही आपके मजमूई नंबर बनाती है। मजमून में आपको वो मैक्सिमम कितने नंबर दे देगा, अगर उसको उसका नहीं दिल, तो वो शायद आपको यहाँ पे 10 नंबर दे दे। हो सकता है, क्या पता, उसको आपकी आउटलाइन ही ना पसंद आए, या आप उस तरह से टॉपिक चूज करने में एक मुश्किल का आपको सामना करना पड़े। तो आपने पूरे जो बाकी जो पेपर है ना, वहां से ही ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करनी है। यार एक डेंटिस्ट आया हुआ था, पता है ठीक है।
एक घंटे से आएगा था अच्छा, हाँ मैंने हाँ। आप लोगों से गुजारिश बाबू की है टेंशन का कि जल्दी माइक अपने सब। ऑफ कर लें। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए इस बात का खास ख्याल रखा करें। ओके। देन आता है फिकरात की दुरुस्ती। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपने सॉल्व कैसे करना है और इसको कितनी वेटेज देनी है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, ये आपको पूरे के पूरे नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका 15 मार्क्स का। एंड देन मुहावरात की गलती, ये भी एक किस्म के मुफ्त के नंबर हैं, ये 10 या 15 नंबर का होता है, ये हम बाद में इसको कर लेंगे एडजस्ट 100 मार्क्स के हिसाब से। लेकिन मैं रफ सा आपको आइडिया बता रही हूँ, ये 15 और 10 इस तरह से होते हैं। एंड देन जो अंग्रेजी इबारत का उर्दू तर्जमा, जैसे जैसे आप इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का पैसेज आता है और उसकी उर्दू का पैसेज आता है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है, इंग्लिश का पैसेज आता है और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करनी है। तो ये भी 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये वाले जो मार्क्स हैं यही यहीं से आपने स्कोर करने हैं, तो आप किसी भी पार्ट को इसमें स्किप नहीं कर सकते और किसी भी पार्ट की तैयारी को आप स्किप नहीं कर सकते। जहां तक बात है उर्दू के पेपर की और उर्दू में कितना आप स्कोर ले सकते हैं, तो आप इज अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें तो 70+ स्कोर ले सकते हैं। और पीएमएस, अगर आपको मैं एक ओवरऑल इसका जनरल ओवरव्यू दे दूं पीएमएस का, पीएमएस पंजाब, क्योंकि पंजाब है कि वैसे ही यहाँ पे अगर हम कंपेटिटिव एग्जाम में देखें, सीएसएस में भी देखें, तो पंजाब का मेरिट सबसे हाई होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब पीएमएस पंजाब की बात है, तो वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कंपटीशन का पार्ट बनना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एलोकेशन हो, तो इस तैयारी को ना सिर्फ एक महज तैयारी समझ के या हमने सिर्फ महज पेपर देना है ये समझ के ना करें, बल्कि आपने हर इंडिविजुअल हर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। एक एक मार्क्स जो होते हैं ना वो आपके लिए बहुत मैटर कर रहा होता है। सो ये उर्दू में अगर मैं आपको बताती चलूँ, सब ये समझते हैं कि शायद हम उर्दू प्रिपेयर उस तरह से ना भी करें तो हम उर्दू में जाके अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। इवन जो बहुत बाकी सब्जेक्ट्स में जो बहुत अच्छा स्कोर ले रहे होते हैं उनके भी 50s में या 40s में मार्क्स आ रहे होते हैं उर्दू के। तो ये आपका एक स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है। आप कंपटीशन में आ सकते हैं कि उर्दू पे अलग से ग्रिप होगी। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन था उर्दू की अहमियत के हिसाब से, ताकि आप लोगों के जहन में अगर ये एक बात है कि इसको हम लाइट लेके पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ जो चेकर बैठा है उसकी उसको उर्दू पे एक कमांड होती है। तो वो आपको स्कोर तब देगा जब आपकी उर्दू अच्छी होगी, उर्दू आपने इमला की गलती नहीं की होगी। ठीक है, ये आपको भी पता है कि आपने उर्दू कब से छोड़ दी लिखना उस तरह से, और उसको पढ़ना भी छोड़ दिया, तो इसलिए मुश्किल आती है इस पेपर में। ठीक है, स्पेशली जब आप मजमून लिखेंगे, आप अशार की तशरीह करेंगे, आपके जहन में सिर्फ अंग्रेजी के अल्फाज आ रहे होंगे, तो उसको किस तरह से हमने करना है सही, उस पे कैसे कमांड लेनी है, वो सब होगा आप थोड़ा सा मुझसे सीखेंगे और रिटर्न प्रैक्टिस से, जो कि इस सेशन में मैंने आप लोगों से ज़्यादा करवानी है, ताकि आप लोगों का जो एक फ्लो बने उर्दू में लिखने का, और जो अल्फाज आपको वैसे ही अंग्रेजी में ही आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला आपका हल हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक ब्रीफ सा दे दिया इंट्रोडक्शन। जिसने इसकी पूरी ओरिएंटेशन सुननी हो, वो यूट्यूब पे भी लेक्चर प्रोवाइडेड है, तो वो आप लोग वहाँ पे जाके मज़ीद सुन सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ। अच्छा, आप लोगों ने सोर्स पूछा हुआ है ना, तो सोर्स के लिए मैं एक ही बुक बताऊंगी उर्दू की, जो कि है कलीदे उर्दू। अगर किसी को होता है ना कि मैं हमने बुक से कंसर्न करना है। और ठीक है, तो ये आप बुक ले सकते हैं।
डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क की ये बुक है। और अच्छी बुक है ये, लेकिन जो मैं आप लोगों को अपने कोर्स में पढ़ाऊंगी, तो मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को किसी और सोर्स से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो कलीदे उर्दू है, जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी तो उसमें बहुत सी ऐसे अशार भी थे जो कि पास पेपर्स में पूछे हुए हैं और यहाँ पे मेंशन नहीं थे। एंड देन मुझे ये होता था कि तशरीह जो है वो थोड़े वसी अंदाज में की जाए वहाँ पे। बुक में ये है कि एक शेर है, जैसे उन पे चार पांच उन्होंने लाइन लिखी हुई हैं और एक हवाला शेर दिया हुआ है, दैट्स इट। सो मुझे इसलिए बुक से पढ़ने का मजा नहीं आता। मैं खुद अपनी जो अशार की तशरीह है वो खुद किया करती थी, खुद सर्च करके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो मैंने बुक से एज सच किसी एक बुक से मैंने बाउंड होकर तैयारी नहीं की। तो इसलिए अगर आप लोगों को होता है कि हमें बुक हमारे पास हो, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है। और वैसे एक अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप एक कोर्स ले रहे हैं, तो मैं इसलिए इस बात पे ज़्यादा फोकस है मेरा कि मेरे इस कोर्स से ही आप लोगों को किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस तरह से। अच्छा, आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है फिकरात की दुरुस्ती। देन हम तशरीह की तरफ आएंगे, ठीक है। आज मैं आपको पहला शायर जो कि है मिर्ज़ा गालिब वो करवाऊंगी, और उसके कुछ हम शेर डिस्कस करेंगे उनके। एंड देन हम फर्दर अपने कोर्स को लेके चलेंगे। फिकरात की दुरुस्ती वैसे तो आप लोग सबको पता है कि बहुत ही आसान एक चीज़ समझी जाती है। आप भी कहेंगे कि बहुत बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन आपने इस पे बहुत फोकस होके इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें ना आपको पता नहीं लगता, कुछ ऐसे जुमले आ जाते हैं कि आपको ना बज़ाहिर वो बिल्कुल दुरुस्त लग रहे होते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग जो क्लास में हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे चैट में। जो पहला सेंटेंस है, पहला जुमला है, मुझे तुम्हारी मुखालफत की परवाह नहीं, इसमें क्या गलती है? मुझे चैट में बताते जाएं। परवाह, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अच्छा, नेक्स्ट। ये वाकया कब पेश आया? जी बिल्कुल। हमने हिसाब का कायदा सीखा। मुझे बस बताते जाएं आप लोग, मैं पार्टिसिपेट करें सब। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कायदा है ये कहाँ पे होता है? ये जो हमजा के साथ कायद होते हैं, ये कहाँ पे होता है? ये इसके साथ एक और गलती भी, मतलब एक और सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। ये वाला जो होता है ये कायदे आजम में होता है, ठीक है। अच्छा, देन दोनों लड़कियां कल सुबह आएंगी। यहाँ पे कहाँ क्या गलती है? नो, आइन तो सही लिखा हुआ है, गी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें नाराजगी की क्या बात है? नाराजी, बिल्कुल। तो देखें, ये गलतुल आम एक वर्ड है, जो कि सही जो लफ्ज है वो है नाराजी। अच्छा, नेक्स्ट में वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। बिल्कुल, ये एक इमला की गलती है, जिसे, सॉरी, आई डोंट नो ये स्क्रीन क्यों ब्लिंक कर रही है जब मैं लिख रही हूँ। ये आप लोगों के लिए एक मुश्किल का बाइस बन सकता है। ओके, ठीक है। बिल्कुल ये इस तरह से होंगे, और ये मैंने यहाँ पे इसकी सही फॉर्म भी लिख दिया। आप सब ने पार्टिसिपेट किया है और अच्छे से बताया आप लोगों ने। अच्छा, देन हम नेक्स्ट पे आते हैं वाहिद जमा की गलतियां। अब देखें,
मैं आप लोगों को ये टाइप्स करवा रही हूँ। फिकरात की दुरुस्ती में हमने पहली टाइप पढ़ी, और ये हम रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी बर्डन ना हो ये चीज़। और आप लोगों की ऐसे बिल्कुल हलवा जैसे होता है ना, वैसे ही इसकी तैयारी होगी। लेकिन अगर आप लोग इसकी तैयारी नहीं करेंगे और इसको निगलेक्ट करेंगे इस पार्ट को, तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं। एक टाइप है इमला की गलतियां। आप लोगों ने जुमले में आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसमें और क्या गलती हो सकती है। तो आप ये देखेंगे उसमें कोई लफ्ज जो है वो गलत लिखा हो सकता है, ठीक है। देन वाहिद जमा की गलती हो सकती है। अब आप लोग बताएं, फर्स्ट जो जुमला है, मैंने 2 मन गेहूं खरीदा। खरीदे, ठीक है। ये जो है ये आएगा खरीदे। यहाँ पर बहुत बड़े औलिया अल्लाह रहते हैं। वली अल्लाह रहते हैं, ठीक है। देन ये दोनों अशार बहुत उम्दा हैं। शेर, ये उर्दू का एक रूल है जो कि हम गलतुल आम इसमें इस्तेमाल भी करते हैं अपने रोजमर्रा में। असूल ये है कि जब एक एक जब जमा यूज हो गया है, तो फिर अगला जो है वो वाहिद होगा। ये दोनों हैं जैसे, तो ये शेर होगा, दोनों शेर, ठीक है। वो कई सालों से कराची में मुकीम है। अशार प्लूरल है। ये अशार बहुत उम्दा हैं, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन वाहिद जमा की गलती, हम बात करें वाहिद जमा की गलती, ये दोनों अशार नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो कई साल, कई पहले ही प्लूरल है ना, तो कई साल होगा। समझ आई आप लोगों को ये पॉइंट की। और ये हम वैसे ही रोजमर्रा में गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। अहलियाने शहर सफाई पसंद हैं। अहले शहर, ठीक है। मैं ना ही लिखूं तो बेहतर है, ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है बार बार। अच्छा, ये असलम के नाने की दुकान है। यहाँ पे नाना की, ठीक है। वैसे ये तो नहीं यूज करते, बहुत जो कम इतना उर्दू नहीं जानते वो लोग ये बोल लेते हैं, बट चलें ये कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी करेक्शन है। अच्छा, अब जायद और मुतशाबा की गलतियां होती हैं। ये मैं आप लोगों को टाइप्स इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को वो रैंडम चीजें देंगे, वो तो आप लोगों को कैटेगराइज करके नहीं देंगे ना कि इसमें आप लोग ये वाली गलतियां निकालें। तो आप लोगों ने एक जुमले को जब देखना है तो उसमें इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि आया कि इसमें वाहिद जमा की गलती है, या इसमें इमला की गलती है, या इसमें जायद मुतशाबा की गलती है। जब आप लोगों की ये चीजें होंगी ना माइंड में, तब आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंसेप्ट है ना ये इसमें कंसेप्ट वाली क्या बात है, वाहिद जमा की गलती है इसमें। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जब वाहिद एक चीज जमा है तो अगली जो है वो वाहिद होगी, उर्दू का ये रूल है, ये एक कंसेप्ट है। अब जो इमला है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो उर्दू सही लिखनी आनी चाहिए ना फिर। ये एक कंसेप्ट है सबसे बड़ा इसमें। चलें, ये बताएं जायद और मुतशाबा की गलती। कि कोई चीज जायद हो सकती है, और इमला में, ठीक है, कोई मुतशाबा मतलब मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन हमें लग रहा होता है वो सही है, उससे मिलती जुलती एक चीज होगी, बट वो सही नहीं होती। और ये एक फुकदान इसलिए होता है कि हमारी जो उर्दू से है ना दूरी, उसका एक फुकदान है, जो कि हमें सही इमला की पहचान नहीं हो पाती, या हमें ये नहीं पता लगता कि उर्दू कैसे लिखनी है या कैसे पढ़ी जानी है। अब आप लोग बताएं, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी, यहाँ पे अवामी लिखना था, ये तो अवामी है, ठीक है, इसको नहीं आपने आइडेंटिफाई करना। अवामी की मेरी अपनी मिस्टेक है, इसको मैंने सही टाइप नहीं किया। बाकी इसमें मिस्टेक बताएं आप। सॉरी, ये मैंने ना आज इसको क्रॉस चेक नहीं किया। कहा, ठीक है। गलती बताएं, ये तो मेरी अपनी गलती है इसमें।
नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, इसमें आइडेंटिफाई करें मिस्टेक। नज़ीर, इसको लिखना है, इनका जो नेम है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जब उर्दू से होगी आपकी कि नज़ीर अकबर आबादी वैसे ही इतने मशहूर शायर थे, तो उनका जो नेम है वो यहाँ पे मिस स्पेल हुआ है, ठीक है। चलें, मैं ये किताब आपकी नज़र करता हूँ। अब ये देखिए, मुतशाबा है ना इसमें, मुतशाबा का कंसेप्ट है कि वैसे ही आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, जैसे इमला की गलती है ना, आप वही समझ लें इसको। ठीक है, जब किसी को कोई चीज पेश करते हैं नजर, तो ये वाला नजर होता है, और ये जो नजर होता है ये तो देखने को और इससे लिंक होता है। सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। सदा, इस सदा का क्या मतलब है जो स्वाद से लिखा है? आवाज, ठीक है। जी, हारून, आपने पूछा था कंसेप्ट का। तो ये देखें, सदा, अ, इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का क्या मतलब है, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं? कौन बताएगा मुझे? जी, हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता। तो ये जो हमेशा है, इसको इस सदा से तो नहीं लिखेंगे ना, पुकारने से तो नहीं लिखेंगे, आवाज से तो नहीं लिखेंगे। तो ये एक, आप देख लें, ये वाला इस तरह से कंसेप्ट इसमें होगा। पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं या हिलाल कहते हैं, इसमें क्या गलती है? जी, और इस हलाल का मतलब आपको वही जो होता है, जो हराम हलाल वाला ये वाला होता है, ठीक है। जो दूसरा है, जो चांद के लिए होता है, वो इस हे से होता है। हम सब बखैरियत से हैं, ये बहुत आसान है। हम सब बखैरियत हैं, ठीक है। से नहीं आएगा, या फिर हम सब खैरियत से हैं, ये दोनों चीजें आ सकती हैं। देन आज शबे बारात की रात है, ये भी बहुत इजी है। तो आज फर्स्ट एक वो थी, और मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट भी देने थे, इसलिए मैंने इतने ज्यादा मुश्किल नहीं रखे। फर्दर हम रोज इसको डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तो और टफ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मुतफर्रिक, मतलब कि ये मिसैलिनियस है, मिक्स्ड। महंगाई से गरीब फाके से फाके मर रहे हैं, इसमें बताएं। फाके से नहीं आएगा, नहीं ये नहीं, कोई और। फाकों, ठीक है। फाकों आएगा, फाकों मर रहे हैं, ठीक है। अब ना ये एक, इसमें नहीं आएगा, कोई कंसेप्ट नहीं है, ये उर्दू लिखने का अंदाज ही है, आप ये समझ लें, ठीक है। इसलिए इसमें यहाँ पे किया है मुतफर्रिक। ये उर्दू का एक असूल है, उर्दू ऐसे लिखी जाती है, ये उर्दू के लिए रूल ये है। बाकी ये है कि ना, इन चीज़ों की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को यही तो बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस ना आप लोगों की रोज़, हमारी जो डेली की प्रैक्टिस होगी, जो वीक में क्लासेस होंगी, उससे ही हो जाएगी। और कोई भी चीज़ ना उस सेंटेंस से बाहर नहीं आएगी जो हमारी क्लास में डिस्कस होगी, ठीक है। इस बात की तो मैं श्योरिटी दूंगी आप लोगों को। अच्छा, देन, ये औरत बड़ी लड़ाकी है, इसका क्या होगा? ठीक है। तो इसमें ना ये नहीं यूज़ करना कि ये फेमिनिन है तो फिर लड़ाकी होगा, ये होता है। बारिश बरस रही है, हो रही है। अच्छा, बरस क्यों नहीं है, ये भी बताएं मुझे। बरस रहा है, ये क्या होता है? ये नहीं होता कोई वर्ड। मैं ये कह रही हूँ कि बारिश बरस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बादल बरसते हैं, बारिश होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है इसमें। बादल के साथ होगा बरसना, बादल बरस रहे हैं। अच्छा, क्या तुम चुप नहीं कर सकते? अब हम बोलते तो इस तरह है ना, उर्दू हमारी इसी तरह से बोली जाती है, लेकिन जो उर्दू दान है उनसे पूछेंगे हम उर्दू का किस तरह से तिया पांचा करते हैं।
क्या तुम चुप नहीं रह सकते? हाँ, ये होगा, ठीक है। कर नहीं होता, रह सकते। जब हम उर्दू सही से बोलने लग जाते हैं ना, तो फिर आप देखेंगे खुद ही आपकी जो गुफ्तगू होती है उसमें वैसे भी शाइस्तगी आ जाती है। बट इस तरह से मुश्किल उर्दू बोली नहीं जाती हमसे, क्योंकि हम एक बड़े उस हसल वसल वाले दौर में आ गए हैं, जिसमें हमने लिखनी भी रोमन उर्दू है, या फिर अपनी जो स्पीच है उसमें, अब जैसे मैं भी बोल रही हूँ, हम सब इसमें शामिल हैं कि हम प्योर उर्दू, अब तो हमारी उससे निकल ही गई है बिल्कुल प्रैक्टिस से। हमारी कन्वर्सेशन में बहुत से अल्फाज अब अंग्रेजी के होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं कितनी ज़्यादा इंग्लिश को भी यूज़ कर रही हूँ, बजाय कि मुझे उर्दू में ही सारा लेक्चर देना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। खैर, आगे चलते हैं। आपको ये खबर कैसे मालूम हुई? जी, कैसे मिली, ठीक है। क्योंकि खबर वो चीज़ होती है, ये कंसेप्ट है इसमें, खबर वो चीज़ होती है जिस जो पहले से जो मालूम चीज़ होती है ना, उसको खबर कहते हैं, ठीक है। तो खबर कैसे मिली? खुदा खुदा करके दिन। खबर कैसे पता चली कह सकते हैं। पता चली नहीं, नहीं चली वर्ड सही नहीं है इसके लिए। या आप लोग ना एक और गलती देखेंगे इसमें कि चली नहीं वर्ड होता, ठीक है। उर्दू जो अच्छी उर्दू होती है ना, उसमें चली नहीं यूज करते हम। खुदा खुदा करके दिन निकला। निकला का मतलब होता है मतलब नया दिन निकला ना, तो गुजरा नहीं होगा इसमें। इस जैसा ही लफ्ज लिखें कोई, इस जैसा ही। जैसे कहते हैं ना सूरज निकला, तो हम कैसे कहते हैं सूरज चढ़ा? मेरे ख्याल में चढ़ा है इसमें। हाँ, ये देखें, चढ़ा, ठीक है। तलू हुआ नहीं, इसके लिए चढ़ा है। ये आपने ना कुछ चीजें याद करनी है। अब आप देखें ना, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हुई ना थोड़ी सी मुश्किल। अब डेली की क्लास में और भी मुश्किल मैं सेंटेंसेस इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएं। आओ यहां से चल निकलें। अब आप लोगों को इसमें नहीं आएगी उस तरह से गलती नजर कोई। देखते हैं कौन बताता है इसमें। आओ यहां से निकले नहीं, यहां से निकले नहीं। आप लोग वर्ड नहीं मिस करेंगे, सारे वर्ड्स यूज होंगे। वर्ड सारे यूज होंगे, मैंने हिंट ये दे दिया आप लोगों को। नहीं, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया। चले जाएं नहीं, निकल चलें, बिल्कुल सही है ये। कामरान नैयर आपने बताया है, निकल चले होगा, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं लिख नहीं रही क्योंकि स्क्रीन ब्लिंक कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में बिल्कुल सही चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपका ताबेदार हूँ। ये आप लोगों को बिल्कुल सही लगेगा, आप लोग बचपन से इसको यूज करते आ रहे हैं, जैसे हम एप्लीकेशंस कोई लिखते थे इस तरह से। बट इसमें भी मिस्टेक है, कौन बताएगा मुझे? क्यों चलें, क्यों नहीं? ये सही उर्दू लिखने का असूल ये है। अब आप लोग, आप कह रहे हैं ना कि मुझे कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट ही है। हम कंसेप्ट ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो आइंदा आप मतलब इस बेसिस पे उर्दू है, इसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। ताबेदार हूं, ताबेदार के वर्ड की जगह कोई और वर्ड आएगा, ताबे फरमान, ठीक है। इसमें आएगा ताबे फरमान। हम बिला रोक टोक आगे बढ़ गए, इसमें बताएं। अच्छा, दुख हो रहा है उर्दू इग्नोर करने? ये दुख आप लोगों को होगा अगर आप लोग उर्दू को सही अभी पेपर के लिए सीरियस नहीं लेंगे। वरना बात ठीक है, हो जाएगी उर्दू तैयार। हाँ, अब देखें। बिला नहीं होता, बेरोक टोक होगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे बिला वजह होता है, बेवजह तो नहीं होता। तो अब ये उनकी मर्जी, जिन्होंने उर्दू बनाई है, जो उर्दू लिखते हैं, ठीक है, ये अब उनकी मर्जी है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। बिला रोक टोक, बहुत से जुमले ऐसे आएंगे जो आप कहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो गलत होते हैं। ये हम देखेंगे रोज। बिला रोक टोक नहीं होगा, बेरोक टोक। और आज वापस लौट चलेंगे तो बहुत ही आसान है, आज लौट जाएंगे या फिर वापस जाएंगे, ठीक है।
इसमें वापिस और लौट दोनों का मतलब एक होगा। अच्छा, मैं आपको, आप लोग कह रहे हैं ना बिला रुकावट, आप लोगों ने, हो सकता है, लेकिन ना यूज करें, बेरोक टोक ही लिखें, पूरे वर्ड्स को ना चेंज करें, ठीक है। इन दोनों में 18-20 का फर्क है। ये एक मुहावरा है, 19-20 का, ठीक है। और मैं आपका, हम आपके बहुत मशहूर हैं, तो इसमें आपको मैं बताती हूँ क्या होगा इसमें, जल्दी से बताएं। शुक्रगुजार। अच्छा, नेक्स्ट, ममनून है। शुक्रगुजार हैं, ठीक है। मशकूर नहीं होगा, इसमें होगा शुक्रगुजार हैं। तो ये ना कुछ उर्दू के असूल हैं जो उन्होंने बनाए हैं, और जो पेपर एग्जामिनर जो चेकर है वो आपको इन असूल की बेस पे चेक करेगा। वैसे मेरे नज़दीक भी, मुझे भी यही है कि मशकूर एक आम वर्ड है जो हम यूज़ भी करते हैं, तो इसमें तो कोई मुजायका नहीं था, बट शुक्रगुजार सही लफ्ज़ है इसमें, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर? इस प्रैक्टिस करने में आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी ये वाली प्रैक्टिस? हम डेली ये प्रैक्टिस किया करेंगे क्लास के स्टार्ट में या एंड पे 20 मिनट्स। और इससे ना देखें, ये आप खुद करने बैठेंगे ना, आप लोगों को बहुत बोरिंग लगेगी ये चीज़। और जबकि बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, इसलिए हम डेली बेसिस पे इसको करेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और फिर मैं जो वीकली टेस्ट आप लोगों से लिया करूंगी, उसमें आप लोगों की ये जो सारी एक तैयारी है जो हम पूरे वीक किया करेंगे, उसमें वो बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी और एक किस्म की आपकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, हम अशार की तशरीह करेंगे। 5 शेर आएंगे आप लोगों के पास, 5 अशार, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने 3 करने होंगे। ये आप लोगों के पास एक एक किस्म की ओपन चॉइस है, ठीक है। अब बात ये है कि मुश्किल क्यों आती है बच्चों को इसमें। वो इसलिए कि एक तो उनको शायर का नाम नहीं आता होता। अच्छा, अगर आप लोग ये कहेंगे कि शायर का नाम ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के कंसेप्ट के लिए। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि शायर का नाम क्या है या ये शेर किसका है, आप लोग उस शायर के पस मंज़र को देखते हुए उस शेर की तशरीह बहुत अच्छे से कर सकेंगे। क्योंकि जो शेर की तशरीह है ना, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अभी से अपनी प्रैक्टिस, उर्दू की रिटर्न प्रैक्टिस मैंने इसलिए भी करवानी है कि आप लोग सब इंग्लिश में लिख रहे होते हैं सारे पेपर्स। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस्लामियात भी ऑप्ट करते हैं, वो इसी डर से कि हमें उर्दू ना लिखनी पड़ जाए, तो वो इंग्लिश में ही ऑप्ट करते हैं इस्लामियात को, ठीक है। उर्दू का पेपर फिर उनका रह जाता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू आप लोगों को आएगा, क्योंकि आप लोग उर्दू लिखने से काफ़ी अरसे से एक किस्म के इसमें ला ताल्लुकी है आप लोगों की। और दूसरा ये कि जो पंजाबी का पेपर भी करते हैं, पंजाबी पीएमएस में जैसे बहुत हाई स्कोरिंग है, उसमें भी जो पंजाबी 2 का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता है, और बच्चे उसमें फेल भी इसलिए होते हैं कि पेपर पूरा नहीं करके आते वो। तो उर्दू की हमने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। वीकली इसमें टेस्ट होंगे, और इसमें हम मज़ीद चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर लेंगे कि वीक में मैं 2 टास्क दे दिया करूँगी रिटर्न प्रैक्टिस के, या एक टेस्ट तो होगा लाजमी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अशार की तशरीह की तरफ, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि 2.5 पेजेस की आप लोगों ने लिखनी है एक शेर पे। तो ये मेरे अंडर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को इस तरह की तैयारी करवानी है। वैसे आप लोगों को सब कहेंगे कि 1.5 की लिख लें मैक्सिमम, ठीक है, 2 से कम की भी लिख लें, 5 नंबर की होती है। बट नहीं, आप लोगों ने इतनी स्पीड बढ़ानी है अपनी कि उसको अच्छे से अच्छा लिख के आए कि वो आपको मैक्सिमम नंबर दे इसमें। और मैं अपना भी स्कोर बताऊं तो वो इसीलिए ज़्यादा आया था कि मैंने तशरीह बहुत मैंने अच्छे अंदाज से की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा की थी तशरीह। अच्छा, अब आ जाते हैं जो एक मसला है कि शायर का नाम किस तरह से हमें पता लगेगा। वो हमें रोज़ हम शायर को प्रिपेयर करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, और मैंने आप लोगों को इस कोर्स में वही अशार करवाने हैं, वही शायर करवाने हैं। हम पास्ट पेपर्स के कुछ अशार भी करेंगे जो कि कभी किसी बुक में भी नहीं है, ठीक है। और बुक में जो मेरा कोर्स होगा उसमें इतने होंगे कि आप लोगों का कोई उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आता भी है तो वो आप लोग चॉइस भी इजीली छोड़ सकते हैं। तो जो 5 शेर होंगे ना, उसमें से 3 तो लाजमी ऐसे होंगे जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। मैंने 2 बार दिया है पीएमएस, और दोनों बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा शेर हो जिसका मुझे शायर ना पता हो या जिसकी मुझे शायरी ना आती हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आप लोगों को कोई भी शेर उससे बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह। बेस्ट मैक्सिमम एफर्ट इंसान करता है, बाकी
अल्लाह ताला की होती है मदद। और दूसरा ये होता है कि आप लोगों की, एक और मैं तरीका बता रही हूँ, अगर आप लोगों की बिल्कुल एक ऐसा शेर आ जाए जो आप लोग बिल्कुल आपकी समझ से बाहर है, तो उसका आप लोग को मीनिंग तो आता होगा ना। वहां पे आपने क्या करना है कि शायर का नाम गलत नहीं लिख के आना, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है। वो चीज़ जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन करती है। ठीक है। शायर का सही नाम लिखना है। ठीक है। और ये आप लोगों को याद हो जाएंगे, मैंने आप लोगों को ये नाम याद करवाने हैं, और मैं जो टेस्ट लूंगी उसमें मार्क्स की डिडक्शन होगी अगर आप लोग शायर का सही नाम नहीं लिखेंगे। अब आज हम पहला जो शायर करेंगे वो है मिर्ज़ा गालिब। अब ये जो है ना सारा इनका जो तारुफ है, ये नहीं आएगा ना, वो पूछेंगे, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को शायर का तारुफ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो किस दौर से थे, और उनकी जो शायरी है वो उसमें क्या चीज़ें झलकती हैं, उनका क्या अंदाज है शायरी का, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसका तारुफ देखेंगे। अच्छा। असल नाम जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। ठीक है। इसमें आप जब शायर का नाम लिखेंगे कोशिश कीजिएगा कि पूरा ही नाम आप लिखें। तखल्लुस जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए वो गालिब किया, और इनका दौर देख लें आप, 1897 से 1867, 1797 से लेकर 1867 तक है। अब इसमें ये है कि आप लोगों को एक चीज़ नजर आई कि कौन मुझे बताएगा कि कौन से किस दौर से हैं ये। आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कोई पीरियड नजर आ रहे हैं इनके हिस्ट्री में, कोई ऐसा पीरियड हो जो इन इस टाइम लाइन में आया करता हो? बताएं मुझे। जी, वॉर ऑफ मुगल एरा है। इंडिपेंडेंस। हाँ जी। जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उर्दू में आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको लिखना पड़ जाए कोई ऐसा शेर आ जाए जंग गालिब का। आजादी। जी, जंगे आज़ादी। और गदर जिसको कहते हैं, गाइन से होता है, गाइन दाल रे, गदर। ठीक है। गदर की जंग। ठीक है। और जंग आज़ादी भी ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा। इसमें आप देखें कि यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। गालिब ने अपनी जिंदगी में बहुत गुर्बत और कर्ज का सामना किया, जिसका अक्स उनके कलाम में मिलता है, खास तौर पर उनकी फारसी शायरी में। तो इनका आपको एक बैकग्राउंड पता लग रहा है कि ये थोड़े से, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वसाइल की कमी होती है, वो मुआशरे में गफलत से नहीं रह रहे होते। जैसे जिसके पास ज्यादा आसाइशें होती हैं वो एक उस जिंदगी से निकल जाता है, और उसका जो फोकस है वो आम हालात पे या फिर आम लोगों के जज्बात पे उनके उसमें नहीं रहता। ठीक है। लेकिन जो मिर्ज़ा गालिब है वो एक हसास तबीयत के मालिक थे, और उसका एक रोल ये भी है कि वो, उनका जो बैकग्राउंड था वो भी कुछ इस तरह का था। फिर दिल्ली की बर्बादी का है उसमें, और इनकी शायरी में भी अंसर नजर आएगा हमें। ठीक है, जंग आज़ादी जिससे मैंने बात की। देन फारसी का असर है इनकी शायरी में, कुछ ऐसे अशार भी आएंगे जिनमें इन्होंने फारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और सिर्फ इश्क और मोहब्बत तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देखेंगे इसके जैसे जैसे हम इसकी इनकी शायरी करेंगे तो हम देखेंगे इसमें ज़िंदगी, मौत, तकदीर, इंसान के वजूद, और जो फलसफियाना जो सवालात हैं, या वो जो फिक्री अंदाज है, वो भी इनकी शायरी में हमें नजर आएगा। और अंदाजे बयां बिल्कुल मुख्तलिफ है। म- मैं ये आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जितनी हम गालिब को पढ़ेंगे, आप लोग आराम से गालिब को आइडेंटिफाई कर सकें ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। जैसे आप लोग इकबाल के शेर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना हर जगह से, आप लोगों को पता लग जाता है वो एक, इनका अंदाजे बयान ही हो रहे हैं इनका। ये एक बहुत ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की ही इनकी शायरी होती थी। वो आम जो उस टाइम के शोरा थे, या जब हसरे हाजिर के शायर पढ़ेंगे, शायरी उनकी भी अच्छी है, लेकिन मिर्जा गालिब की आप लोगों को पता लग जाएगा। ये शेर भी इसी उसमें है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाजे बयां और। ठीक है। जैसे आपको मैंने ओरिएंटेशन क्लास में एक शेर बताया था, वो जो मीर
तकी मीर का शेर था। कौन सुनाएगा, किसने ओरिएंटेशन ली थी? शेर जो है ना वो आप लोग याद करने लग जाएं, क्योंकि हवाले शेर में बहुत आपके आएंगे। गालिब ने मीर तकी मीर के बारे की रेख्ता कि तुम ही मेरा उस्ताद काम नहीं हो सारे गालिब, में किया है, ये कहते मतलब हैं मैंने किसी जमाने में मीर भी था। ठीक है, तो मीर इनसे पहले दौर के हैं। सो कहने का मकसद ये है, ये म्यूट आप लोगों ने नहीं किया होगा। अच्छा, अब आ रही है आवाज क्लियर? एक क्वेश्चन है मैडम। जी जी। एक शेर में हम मैक्सिमम कितने रेफरेंस शेर कोट कर सकते हैं, मतलब पेपर के अंदर मैक्सिमम कितने लिख सकते हैं हम? जी, इसके लिए आपका नेम क्या है, काइंडली बताइएगा। उमर शाहिद। उमर शाहिद। इसके लिए आप देखेंगे आगे ना, मैंने गालिब के अशार की तशरीह की है खुद आप लोगों के लिए, सैंपल शायरी है उसमें, आपको मैं सारा तरीका बताती हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और कितना होना चाहिए। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था गालिब के बारे में। पेपर में आप लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इनका दौर क्या था, एंड देन ज़ाती हालात क्या थे, इनकी शायरी में कौन सा आंसर या कौन सा पहलू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें, सॉरी, इसमें वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गाल अच्छा, आप लोगों को आवाज में तो नहीं कोई इशू आ रहा? चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ से मैं कुछ पढ़ूंगी लाइंस, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी। गालिब की शायरी में गालिब के मिजाज और उनके अकायद फिक्री का भी बहुत दखल है। आज कुछ इमला की गलतियां थोड़ी सी इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने टाइप किया है और आज ही मुझे कंफर्म हुआ था कि क्लास है, क्योंकि इनरोलमेंट्स का मुझे नहीं था, इतना श्योरिटी नहीं थी, तो आज ही ये थोड़ी सी जल्दी में ये चीज़ हुई। लेकिन आइंदा मैं इंशाल्लाह इसको प्रॉपर क्रॉस चेक करूंगी। कायदी फिक्र का भी बहुत दखल है। तबीयतन वो आज़ाद, मुशर्रब, मिजाज पसंद, हर हाल में खुश रहने वाले रंगमंश थे, लेकिन निगाहें सूफियों की रखते थे। ठीक है, दोनों तरह से, मतलब उनको ना अल्लाह ताला और ये जो आप कह रहे हैं ना इस्लाम और दीन, इन इस तरफ भी रुझान था इनका, लेकिन हमें वो उस तरह से नजर नहीं आता, क्योंकि आप लोगों ने गालिब की वो शायरी नहीं पढ़ी। लेकिन गालिब की शायरी काफ़ी फारसी जुबान में भी है, तो आप लोग देखेंगे अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो गालिब को पढ़ने में, तो उन्होंने बहुत आला पाई की शायरी की हुई है। बावजूद इसके ज़माने ने जितनी चाहे उनकी कदर ना की। ठीक है, और जिसका उन्हें अफसोस भी था, फिर भी उनके सूफियाना और फलसफियाना तरीके तफक्कुर ने उन्हें हर किस्म के तरद्दुदात से बचा लिया। इसलिए अब ये शेर ये देखें। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसका क्या मफहूम है कि जो दुनिया वो, उनकी अब ना ये तबीयत पे ही है, ये शेर उन्होंने खुद ही लिखा है, मिर्जा गालिब का ही शेर है कि मेरे आगे जो दुनिया है वो एक बाजीचे अतफाल की मानंद है। मीन्स के जैसे बच्चों का खेल। ठीक है, बाजीचे अतफाल का क्या मतलब होता है? बच्चों का खेल। तिफल की जमा होता है अतफाल। ठीक है, तो होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, कि सामने रोज एक नया हंगामा बर्पा होता है, रोज तरह तरह के तमाशे हैं मेरे सामने, लेकिन मेरे लिए सब बातें बेमानी है एक किस्म की। तो वो मतलब इस चीज़ से आप लोगों को क्या समझ आ रही है? उनका एक आज़ादाना उनकी तबीयत थी। ठीक है, खुश हाल इंसान थे वो, हर हाल में खुश रहने वाले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है आप लोगों को? मुझे चैट में बताएं। जी, बच्चों के खेलने की जगह, बिल्कुल।
अच्छा, इसका नेक्स्ट मिसरा कौन बताएगा मुझे? देखते हैं आप लोगों की उर्दू पे कितनी कमांड है, कितनी उर्दू आती है। अपने आप को उस पे माइक ऑफ करके ऑन करके बता सकते हैं आप लोग। कहीं और से नहीं सर्च करना, किसी को आता है तो बताएं। जी अफीफा, सारे सवालात के आपके जवाब अब मेरे उस सैंपल क्वेश्चन में हैं। शेर मैं आप लोगों को शायरी खुद करवाऊंगी, वो आप लोगों की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। जो खुद मैं शेयर करवाऊंगी वही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाजे मसीहा मेरे आगे। ये आप लोगों ने शेर एफएससी में भी किया होगा, ये उसका पहला मिसरा ये है और उसकी कंटिन्यूटी में वो शेर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इस शेर को देखते हैं। जी जी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी गूगल क्लासरूम पे। आप लोगों ने रजिस्टर होना है, जैसे आप लोग रजिस्टर हों के ग्रुप में आएंगे आप लोगों को जीसीआर का लिंक मिल जाएगा। और डेली जब हमारी क्लास होगी, इसके पीडीएफ भी एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी लेक्चर की, वो आप लोगों के पास सक्सेस रहेगी टिल एग्जाम। जी आप क्या कह रहे हैं, जूम क्यों नहीं मैम? जूम की ही रिकॉर्डिंग आप लोगों को जीसीआर पे अवेलेबल होगी। ये 1 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। अच्छा, सवालात बाद में करेंगे, अभी तशरीह का आप लोगों ने सारा रब तोड़ दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों की चैट नहीं देख रही अभी, चलें यहाँ पढ़ते हैं। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। इशरत का मतलब क्या होता है? ऐश, ठीक है। या यहाँ पे आप इसका मतलब ले लें सुकून। तो कतरे का सुकून क्या है? कतरे को, जो कतरे की असल है वो है दरिया, ठीक है। मतलब जैसे जुज और कुल की होती है ना, उनका रब्त होता है, उनका मामला होता है, वैसे ही कतरे और दरिया का मामला होता है। और दरिया और समंदर का भी उर्दू शायरी में आप लोगों को यही लिंकेज मिलेगा, ठीक है। वो एक शेर है ना कि बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो ये उसी तरह से है कि जो कतरे की जो हकीकत है वो क्या है? दरिया, ठीक है। उसने वहां जाके ही फना होना है, वहां जाके ही उसको सुकून मिलना है। इसका लफ्जी तर्जुमा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, और जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो उससे सुकून आ जाता है जात में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक शेर इसका सुना होगा बारहा, कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। कि जब एक चीज पीक लेवल पे हो जाए, सो वो चीज आप फिर आपको महसूस उस तरह से होने, आप लोगों को एक उसमें आसूदगी मिल जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस जो शेर का कंसेप्ट वो ये है। और ये सारी मैम ये इसमें शेर मफहूम रिपीट लिखा। करते हैं। जी ये बिल्कुल, ये आगे शेर मैंने यहाँ पे हवाले शेर लिख भी दिए। रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और एक और हवाला शेर, आप लोगों को कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरा ये आप यहाँ से भी आ जाएगी। एक और शेर है, मैं बचा तीरे हवादिस से निशाना बनकर, आड़े आई मेरे तस्लीम तस्लीम, ये की नहीं आएगा। आड़े आई मेरे तस्लीम सिपर की सूरत, सिपर कहते हैं शील्ड को, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश में बता रही हूँ, जो शील्ड होती है ना आपको प्रोटेक्ट करती है। तो ये दोनों इसके हवाले शेर बनेंगे। अब इसका जो मफहूम है मैंने आप लोगों को जबानी भी बता दिया, इसको हम यहाँ से पढ़ भी लेते हैं, ये लाइंस आप लोग पढ़ें नीचे। अच्छा, मफहूम पढ़ते हैं पहले। मिर्ज़ा गालिब के नज़दीक कतरे का सकून दरिया में तहलील हो जाना है। अब आप देखें, आप लोग यहाँ पे हल भी या फिर कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उर्दू की क्लास है, और दूसरा आप लोगों ने थोड़ा सा ना अपनी उर्दू को अच्छा भी करना है इसमें। आपका मिशन ये भी होना चाहिए, आप लोगों ने अच्छी उर्दू लिख कर आनी है पेपर में। और मैं अपनी तशरीह में वो सारे अल्फाज इस्तेमाल करूंगी, तो आप लोगों ने बस कोशिश करनी है ग्रैस्प करने की उसको, ठीक है। और दर्द का हद से गुजरना गोया उसकी दवा बन जाता है। अच्छा,
कतरा बज़ाहिर फना हो जाता है तो हकीकतन उसकी मौत नहीं होती, बल्कि वो असल से जा मिलता है। यानी वो खुद दरिया हो जाता है, लिहाजा ये इसके लिए बाइसे मुसर्रत होता है। ठीक है। आगे लिखते हैं कि इसी तरह गालिब कहते हैं कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान मर जाता है, मरकर उसके सब दर्दो अलम खत्म हो जाते हैं, वो अपने माबूद हकीकी से जा मिलता है। इसी तरह दर्द का हद से गुजरना ही इसके लिए दवा हो जाता है। मतलब ये कि फना ही हस्ती मकसूद है। आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया इस पे? अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम इस पे 2 पेजेस की या 2.5 पेजेस की, जैसे मिस ने कहा है, तो वो कैसे इस पे तशरीह करेंगे। लेकिन इसके और भी बहुत से पहलू निकलते हैं। हर शेर का ना आपने इश्क हकीकी में और इश्क मजाजी दोनों में लेना है, और एक होती है दुनिया की हकीकत। ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 पहलू मैंने यहाँ पे दे दिए, इस पे आप इसमें मैक्सिमम इसमें लिख सकते हैं। एंड देन आ जाते हैं हम इस पे। ये जो शेर है ना, इसकी तशरीह मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। अभी चूंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को देखेंगे, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, ये ना आप लोगों का रिपीटेड शेर है, पीएमएस में आया हुआ है। ठीक है। और मैंने आपको इसका, अब देखें, एक खूबसूरती ये भी है, आप लोगों ने अशार याद आज से स्टार्ट करने हैं। ठीक है। क्योंकि हवाला शेर आप लोगों ने 4 4 लिखने हैं, 3 या 4, 3 तो लाजमी लिखने हैं। ठीक है। 4 लिखेंगे तो एक बोनस आप लोगों के लिए है। ये जो शेर है ना, ये जो मैंने आप लोगों को शेर दिया, आवाज नहीं आ रही? काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज नहीं आ रही है मेरी। मैम आ रही है। जी। ठीक है। अब शेर आपको ये आए या फिर दूसरा आए, आप लोग आराम से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, हवाले शेर को, कंसेप्ट को। ठीक है। ये एक स्मार्टर तरीका होता है। और एक जब शेर लिखेंगे ना हम, और उसके जो हवाले शेर होंगे उसी तरह से आप लोगों ने उनको रिवाइज करना है। अब आपके पास ये शेर आएगा तो आप लोग आराम से वो वाला कंसेप्ट और वो हवाले शेर भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने आज तशरीह करनी है, और जिसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और किस तरह से हवाले शेर लिखने हैं, वो हम देख लेते हैं। गालिब का ये शेर है, दिल ही तो है ना संगो खश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले लिखना है आपने शायर का नाम। ठीक है। पहले लिखना है शायर का नाम, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ये आप लोगों को मैं तरीका बता रही हूँ कि पेपर में अशार की तशरीह आए। यहाँ पे मैंने अशार की तशरीह लिख लिया, आप लोगों ने यहाँ पे सवाल नंबर भी मेंशन कर देना है। ये सवाल नंबर 3 होता है या 4, जो भी आपका पेपर में मेंशन हो, तो वो आप लोगों ने हेडिंग देनी है, सवाल नंबर और तशरीह, और फिर आप लोगों ने शेर लिखना है। इसी तरह 605 या 4 अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ तशरीह करनी है आपने। उर्दू में मार्क्स इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। ठीक है। आपने उर्दू कैसे लिखी है, मार्कर्स का सही इस्तेमाल किया है कि नहीं। जो जिनके पास कट मार्कर्स नहीं है तो वो कट मार्कर्स ले लें। और जो मेरा फर्स्ट टेस्ट होगा उर्दू का, उसमें मैंने कट मार्कर्स के बगैर किसी के उर्दू का टेस्ट चेक नहीं करना। जिसने उसमें इस्तेमाल किया होगा मैं सिर्फ उसी का यूज़ चेक करूंगी। अच्छा, शायर का नाम आपने लिखना है और इसी तरह आपने डबल अंडरलाइन करना है। शेर की नसर, अब नसर जो है ना, वो इसका एक लफ्जी तर्जुमा होता है। ठीक है, लफ्जी मीनिंग। तो उसने कहा कि दिल ही तो है ना संगो खश्त। अब मुश्किल अल्फाज के मानी में अभी आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन लिखने आपने एंड पे है। अब इसमें एक ही था, संगो खश्त मीन्स पत्थर और ईंट। ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये दिल है कोई पत्थर और ईंट तो नहीं जो दर्द से भर नहीं सकता, और हम बारहा रोएंगे जब हमें कोई सताएगा। आप लोगों को अगर स्क्रीन इसमें छोटी लगे तो उसको जूम कर लें, उस पे अपने अपने गैजेट्स पे इसको जूम कर लें। ठीक है। इशरत का मतलब ऐश होता है, सुकून होता है। शेर का मफहूम फिर आप लोगों ने लिखना है। आशिक तो आशिक ही बेबस होता है ना, क्योंकि जो माशूक होता है उसको महबूब भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा नहीं, सही तो लिखा है मैंने, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं।
अच्छा, आशिक माशूक को रोने से रोकता है जबकि माशूक, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है। मैंने सही लिखा है? एक सेकेंड। अच्छा, तो जबकि माशूक के माशूक वो है ना जो उसका, उससे कर रहा है इश्क, उसको कहते हैं ना माशूक। जबकि माशूक के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने आंसू रोक सके। आशिक वो है मैम जो मोहब्बत कर रहा है, माशूक वो है जिससे मोहब्बत हो रही है। जी आप सही कह रहे हैं, ये मुझसे गलत हो गया, मैंने यहाँ पे, ठीक है ठीक है, सही उल्ट हो गया मफहूम। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने करेक्शन कर दिया। तो मीन्स ये कि जो मैं माशूक है, ठीक है, जो आशिक है वो, उसका जो दिल है वो भरा हुआ है, वो कहता है कि मेरा दिल पत्थर का तो नहीं है। तो जिसको तुम, वो अपने महबूब को कह रहे हैं कि तुम मुझे इस चीज से रोक रहे हो कि मैं रोऊं भी ना, जब तुम इतने दुख दर्द दोगे तो मुझे तो रोना आएगा, ठीक है, एक मतलब मफहूम सिंपल ये है। तो इसमें ये आशिक माशूक वाली थोड़ी सी मैम जॉन मिसिंग। एलिया के शेरों को हम रेफरेंस में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मफहूम समझ आ गया कि जो महबूब है, उसकी बेअतनाई, उसकी बेवफाई या बेरुखी की वजह से जो उसका आशिक है वो रो रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो पत्थर का तो नहीं है, जो तुम इसे, तुम कह रहे हो कि रोऊं भी ना, मेरा दिल है, मेरे जज्बात हैं, वो भर भी सकते हैं। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम हमें सताओ ही ना, अगर सताओगे तो हम तो हजार बार रोएंगे। ठीक है, ये गालिब का शेर है। समझ आ गई है मफहूम की? हम आगे चलते हैं तशरीह पे। नहीं आते हो अगर तो फिर ना लिखें, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन और अच्छे मार्क्स के लिए आप लोगों ने लिखने हैं। और मैंने जो अशार तैयार करवाने हैं आप लोगों को, उसके हम तैयार करेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी, इंशाल्लाह, और वही आप लोगों की तशरीह में आएंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरा मैं ना, जो पूरा पेज है ना, आप लोगों की जो शीट का पेज होता है वो पूरा एक पेज है। इस तरह से आप लोगों ने पैराग्राफ्स बना के और एक हवाला शेर, आगे भी हम देखते हैं। जेर तशरीह शेर में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब महबूब की बेअतनाई का तस्करा करते हुए कलम गुजार हैं। आपने स्टार्ट इस तरह से करना है, जेर तशरीह शेर, ठीक है, मैं आप लोगों को स्टार्ट करने का भी बता रही हूँ तरीका, कि मेरा दिल एहसासात से भरा हुआ है, वो जज्बात से आरी नहीं है कि ए महबूब तुम्हारी बेइतनाई और बेरुखी से ये भर नहीं सकता। ए महबूब, मेरा दिल कोई ईंट और पत्थर का नहीं कि तुम उसे सताए जाओ और ये फकत बर्दाश्त करता रहे। बकौल शायर, अ, क्लास में इंटर, क्लास कब तक है? बस ये एक और शेर है, इसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। 10 बजे तक टाइम है, ठीक है, 1.5 आवर्स की आप लोगों की क्लास होगी। बेवफा से आशिकी का ये सिला दिल गमों का कारखाना हो गया। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से हवाले शेर इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। देन गालिब की शायरी में अब ना एक, जो अब आप देखेंगे किस तरह से मैंने इसकी तशरीह की है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखा रही हूँ, और आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग क्या पता इससे भी ज्यादा अच्छी तशरीह करें। ठीक है, प्रैक्टिस ये करवा रही हूँ कि आप लोगों ने पहले जो मफहूम बताया ना, पहला जो पैराग्राफ है वो उसी पे लिख दें सारा। ठीक, जो मैंने मफहूम बताया मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, उसको कलम बंद किया यहाँ पे, और उसका जो डायरेक्ट एक शेर बनेगा मैंने वहां पे हवाले शेर लिख दिया। और जो हवाले शेर आप लोग लिखें, कोशिश करें कि उसके शायर का नाम भी आपको आता हो। और आप लोगों को तो एक बने बनाए नोट्स मिलेंगे, तो उसको क्रैम करना उस तरह से कि शायर के नाम को, वो मुश्किल नहीं होगा। तो वो कोशिश कीजिएगा कि इसको लाजमी आप याद करें। नहीं, नहीं तो आप बकौल शायर भी लिख सकते हैं। और मशहूर जो शोरा हैं उन्हीं के आपने हवाले शेर देने हैं, जो आजकल के वैसे हर कोई शायर बना फिर रहा है उनके नहीं आप लोगों ने हवाले शेर देने। जॉन एलिया का आप लिख सकते हैं, ठीक है। गालिब की शायरी में कल भी ऐसा, अब मैं गालिब पे आ गई हूँ यहाँ पे। उनका जो पस मंजर था, वो किस तरह की शायरी करते थे, ये शायरी को एक्सपेंड करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप एक शेर में किस तरह से मुख्तलिफ पहलू की बात कर सकते हैं।
गालिब, अब ये सेकंड है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पेन यूज़ नहीं कर रही कि वो ब्लिंक हो रही है और आप लोगों के लिए ये एक मसला हो रहा है इस चीज़ में, विजुअल्स में, इसलिए आप लोग पढ़ें यहाँ से। गालिब की शायरी में कल्बी एहसासात और जज्बात का पहलू झलकता है। गालिब बेहद हसास इंसान थे। अपने कल्बी सुकून की तस्कीन के लिए मिर्ज़ा गालिब ने शायरी का सहारा लिया। अब मैंने यहाँ पे की का क्रॉस किया ना, आप लोगों से मिस्टेक हो जाए, आप लोगों ने इस तरह से छोटा सा क्रॉस लगा देना है, ताकि वो ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी खराब ना हो। देन जेर तशरीह शेर में गालिब अपने दिल की हसासियत से आगाह करने के लिए अपने महबूब की बेवफाई का सहारा ले रहे हैं। यूं तो उर्दू शायरी में महबूब को अक्सर बेवफाई और बेरुखी से जोड़ा जाता है ये वर्ड, मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे है नुक्ते की। आशिक के दिल टूटने का सबब महबूब की संग दिली को समझा जाता है, मगर इंसान की जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे एहसासात और वाक़यात वकू पजीर हो जाते हैं कि बावजूद इसके मजबूत इंसान भी जज्बात में दिल छोड़ बैठता है। और गालिब का ही शेर है, क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो ये बड़ा मशहूर शेर है इनका, और इस पे भी शायद तशरीह आती है, ये आप लोगों ने याद करना है। जितने भी मैं आप लोगों को शेयर दूंगी, उसको करें, अपने वॉल पे करें, पेस्ट करें, आते जाते उसको देखें, आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि पीएमएस जब आपका जीके का पेपर हो जाएगा और वो एक्सपेक्टेड है जनवरी के एंड पे, उसके बाद वो मैक्सिमम आपको 1.5 या 2 मंथ्स देंगे। ठीक है। तो शायरी जो है वो मिक्सअप हो जाती है, जिनकी पंजाबी की भी है उनको ज़्यादा टेंशन रहती है इस चीज़ की कि इतनी शायरी कैसे याद करें। तो ये याद करने की बेस्ट तरीका यही है कि करें शेयर और अपने बहन भाइयों को सुनाएं, फ्रेंड्स को सुनाएं। 2-3 महीने उर्दू का लिबादा ओढ़ लें आप लोग। अपने शेर नहीं ऐड करने आपने। ठीक है। उर्दू शायरी में अक्सर महबूब, अच्छा, ये एक दूसरा पैराग्राफ मैंने एंड कर दिया। अब आ जाएं थर्ड पैराग्राफ पे। अब कैसे मैंने इसका पहलू किस तरह से बदलना है वो आप देखें, कि रिपीटिशन भी ना लगे बट आपने बात को एक्सपेंड करना है। उर्दू शायरी में अक्सर महबूब आशिक से दिल लगी करने के बाद उसे छोड़ जाता है और इस अंदाज पे हैरान होता है कि मेरा ऐसा रवैया तो नहीं कि मेरा आशिक दिल से लगा कर ही बैठ गया, वो उसे गरिया उजारी भी नहीं करने देता। अब ये दूसरी जो लाइन है ना, मैं उसको एक्सपेंड कर रही हूँ। ये वाला जो मिसरा है ना, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये यहाँ पे हूँ मैं, वो उसे गिरिया उजारी भी नहीं करने देता, जबकि आशिक के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं। शायरी इस बात पे है कि हम एक बार नहीं हजार बार रोएंगे, अगर हमारे महबूब को हमारी इतनी ही परवाह है तो वो हमें सताए ही ना। ठीक है। फिर हवाले शेर लिख दिया, दिल लिया और बेवफाई की, दाद देता हूँ दिल रुबाई की। ठीक है। मुस्तफ़ा हुसैन नैयर का ये शेर है। अब ये 2 पेजेस हो गए हैं, पता लगे आप लोगों को आराम से। ये एक पेज पे आप लोगों ने ये इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है। देन शायरी के लिए ये 2 पेजेस हो गए। और मेरी राइटिंग जो है वो एक मॉडरेट राइटिंग है, ना छोटी है ना बड़ी। तो जिनको एक वो भी है कि ज़्यादा छोटा नहीं लिखें आप, थोड़ा सा ना उर्दू में बड़ा ही लिखिएगा। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर इस अमर की अक्कासी करता है कि इंसान का दिल जज्बात से सरशार है, उसका दिल जज्बात से आरी नहीं, लिहाजा अगर कभी दिल भर भी आए और इंसान रो भी पड़े तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। बकौल शायर, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। ठीक है। ये साहिर लुधियानवी एक मशहूर शायर है, उनका ये हवाला शेर है। और मजीद हवाला शेर मैंने इसलिए लिखे हैं, अगर किसी को वो वाले मुश्किल लग रहे हैं, आप इधर से भी याद कर सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए एक जो अशार है उसका बैंक भी बनता जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ ये एक मिर्ज़ा गालिब की, आप लोग जो बाकी सारे शायर करेंगे ना तैयार, उसमें तो है ही ज़्यादा महबूब की बेअतनाई और उसकी बेवफाई, ये वाली शायरी ज़्यादा होती है। ठीक है। परवीन शाकिर को भी हमने करना है, मीर तकी मीर हैं, ज़ौक हैं, ज़ौक की तो नहीं, मोमिन खान मोमिन की शायरी इस तरह की है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास हवाले शेर भी इसमें फैज़ की भी करेंगे हम। ठीक है। तो अहमद फराज है, ये भी आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों, तुम तो सो ही जाओ। ये कतील शफाई मशहूर शायर हैं, इनका शेर है। और ये बाकी आप लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसी रही आप लोगों की आज की क्लास, और समझ आई शायरी, बोरिंग तो नहीं लगी आप लोगों को?
मैम कोई थीम्स हम इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं कि कोई रेलिवेंट थीम्स के हम अलग से शेयर निकाल लें इंटरनेट से, या आपने जो दिए हैं वो उनके मैंने अलावा भी सारा इस तरह हो सकता है? सारा काम आप मुझ पे छोड़ दें। मैंने वो बनाए हुए ऑलरेडी, क्योंकि ये एक ओपन क्लास है और जाहिर सी बात है ये चीज़ें बहुत एक्सक्लूसिव होती हैं, तो इंशाल्लाह जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ मैंने ये वाली चीज़ें शेयर करनी है। लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग अपना जो विजन ब्रॉड करने के लिए और किसी को, ये एक इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने भी ये काम किया था कि मेरा जो रजिस्टर है उसमें मैंने सेक्शंस बना दिए थे। इन मैं अभी भी आप लोगों को अगर बता देती हूँ, ये मेरे पास ही है रजिस्टर। तो इसमें मैंने डिवाइड इस तरह से किया था। यकीन और अज़्म पे मैंने 8-10 शेर लिखे हुए हैं, गरूर पे लिखे हुए हैं क्योंकि गरूर पे भी शायरी आती है। देन मैंने मौत और गम पे लिखे हैं, उसमें भी आ जाती है, जैसे कैदे हयात और बंद गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। ठीक है। देन दुनिया से रवानी, उस पे शेर हैं। इंसान की बेबसी पे, इंसान के मुकाम पे इंसान की अजमत, मुसलमानों की बेदारी, ये ज्यादा इकबाल की शायरी में आएगा। महबूब की बेवफाई, महबूब की याद, फिरका बंदी, ये सारे मैंने सेक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। जिंदगी की हकीकत, महबूब की तारीफ, इस तरह से ना बनाए हुए हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। और जिसने खुद से भी कलेक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं, और ये इसी तरह शायरी होगी, यही एक स्मार्ट अप्रोच है। जी, अब आप मैडम लोग आमना, आपका क्या क्वेश्चन था? ठीक है, ये वाली टेंशन नहीं लेनी आपने कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने उर्दू एफएससी तक ही की होगी, ऐसा ही है। मैंने भी एफएससी तक ही की थी। मैंने मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, कभी उर्दू पढ़ी नहीं उसके बाद। हाँ, ये है कि मुझे इंटरेस्ट था उसमें, उर्दू बुक्स एंड नॉवेल्स में, वो हमने काफ़ी पढ़े हैं। शायरी में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, तो शायरी याद बहुत थी, तो ये चीज़ें मुझे इस तरह से आसानी हुई। लेकिन मैंने जिनको अपने साथ तैयारी करवाई थी उनका ऐसा ही मसला था जो आप अपना बता रही हैं, लेकिन उन्होंने भी तैयार कर ली थी, अच्छा स्कोर आया था उनका भी। हाँ जी, एफएससी में उर्दू थी। आपने कहाँ से एफएससी की है? मैडम कलीदिया उर्दू में गालिब की सिर्फ 7 शेर हैं। सियासी लोग हैं ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने कलीदे उर्दू में बहुत से ऐसे आपको शेर नहीं मिलेंगे जो आप पेपर में पूछते हैं। बिल्कुल, शेर पेपर्स में काफी डिफरेंट शेर आते हैं। अगर पास्ट पेपर का एनालिसिस किया जाए तो उसमें कलीदे उर्दू में वो उसमें शेर काफी हैं ही नहीं। मैंने एनालिसिस किया हुआ है, काफी अशार हैं, मैंने वो अलग करके लिखे भी हुए हैं जो कि कलीदे उर्दू में नहीं है। आप इसके अलावा कोई बुक रिकमेंड करेंगे? इसके अलावा जनरल उर्दू है वर्ल्ड टाइम्स की, वो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ये किन का माइक जो है वो मैडम आप उर्दू ऐसे कब से स्टार्ट करवाएंगी अपने सेशन में?
मेरा माइक म्यूट था। मैं ये कह रही हूँ कि जो नसर लिखनी होती है ना, ये आप समझ लें कि जो शेर की फॉर्म में एक चीज लिखी उसको आपने जुमला बना के लिखना है, नसर ये होता है। और जो मफहूम है वो, जो आपने मरकजी ख्याल होता है ना जिस तरह से एक शेर का, वो आपने लिखना है, जिसकी बेस पे आपने शायरी करनी है कि महबूब को जल्द ही अपने रवैये और गलती पर पशेमानी और शर्मिंदगी हुई, मगर ये सब आशिक को दुख पहुंचाने के बाद हुआ। जब आशिक महबूब के दुख सहता हुआ इस दुनिया से चला गया, तब महबूब को शर्मिंदगी हुई, मगर अब काफी देर हो चुकी थी। ठीक है। अब यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के मानी लिख दिए। जफा, वफा का उल्ट होता है बेवफाई। जूदे पशिमा, अपनी गलती पर जल्द पछताने वाला। और पशिमा, शर्मिंदा होना। ठीक है, ये तीन थे इसमें अल्फाज जो कि मुश्किल थे, यहाँ पे हमने उसकी मानी लिख दी। तशरीह, ये आप लोगों को ना मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग कहते हैं कि इसको मैं पढ़ के सुनाऊं आप लोगों को? जी, नसर, नसर में आपने उसको, उसका मफहूम नहीं लिखना उस तरह से कि क्या कंसेप्ट है इसमें, छुपा हुआ मतलब क्या है। ठीक है, आपने एक किस्म के, ये जो शेर की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा की। मतलब अब ये जुमला बन गया ना, आपने इसको शेर बनाना है तो शेर में तो हम वजन बरकरार रखते हैं, हम शेर का अंदाज और होता है। हाय उस जुदे पशेमा का पशेमान होना, यानी उस जुदे क्या बात है अब उसकी, जो अब जो जाके नादिम हुआ है अपनी गलती पे। ठीक है, आप सिंपल एक नसर की फॉर्म में आपने लिख दिया। और जो शेर का मफहूम, मफहूम में फिर ना हम लिख देंगे ये किस कॉन्टेक्स्ट में शेर कहा गया है। मफहूम में हम सिंपल 2 या 3 लाइंस में लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी अगर ना लिखें तो तब भी अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है, तब भी अगर आपको नहीं आते, लेकिन लिख लें, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। देखें, और सेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर तो आपका पीएमएस लेट हुआ तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी फेब में। अदरवाइज अभी तो यही सेशन है। ठीक है, उसके लिए मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही। मैम वो ट्रांसलेशन का और ऐसे का भी थोड़ा सा बता दें कि वो किस तरह करवाएंगे। किस तरह से करवाऊंगी वो हम डेली प्रैक्टिस किया करेंगे ना, जिस तरह से अब ये चीज़ें आपकी होती रहेंगी साथ साथ। जो मुश्किल चीज़ें वो मैंने आप लोगों की जल्दी स्टार्ट करवा दी हैं, इसलिए वीक में 3 क्लासेस है ना, तो हम इस तरह से किया करेंगे। अभी तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम आपका उसमें भी लग लग गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वीक में 4 क्लासेस भी रख लेंगे। अगर आप लोगों को मुश्किल आ रही हुई और आप लोगों ने कहा कि हम 4 डेज पे कन्वीनियंट हैं, तो हम 4 डेज रख लेंगे क्लासेस के। सब चीज़ें हो जाएंगी, उसकी नहीं टेंशन लेनी। ट्रांसलेशन देखें, एक अनसीन पैराग्राफ आता है, वो मैंने आप लोगों को करवानी है साथ साथ प्रैक्टिस। और उसकी बेस्ट अप्रोच क्या होती है? इवेलुएशंस। आप लोगों की प्रैक्टिस, मैं आप लोगों को पैराग्राफ्स दिया करूंगी उसको, यही मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी है रिटर्न इसमें। जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो तरकीस है सीखने वाली, शायरी है सीखने वाली। ठीक है, जुमले और मुहावरात की ये वाली चीज़ें सीखने वाली हैं। मुहावरे आते हैं, उनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में प्रिपेयर करवानी है। इवेल्युएशंस का ना अभी मैंने नहीं डिज़ाइन नहीं किया। मैं आप लोगों को पता लग जाएगा अगर इवेल्युएशन का कोई कोर्स हुआ, लेकिन फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो अभी पूरा ही ये कोर्स है। ठीक है, पीएमएस की इवेल्युएशंस अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। सो ये आप लोगों को फाइल मिल जाएगी, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जहाँ यहाँ पे मैंने एक हवाला शेर यहाँ लिख दिया, देन फिर शायरी इसमें की तशरीह, देन एक शेर, देन अगेन एक शेर है, और देन अगेन एक शेर है। तो देखेंगे अब मैंने अपनी शायरी में 4 शेर यहाँ पे किए हैं इनकॉर्पोरेट। ठीक है, ये भी 2.5 पेजेस की है और ऊपर वाली भी 2.5 पेजेस की है।
चल, और किसी का कोई क्वेश्चन है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हवाला के शेर में अगर हम शायर का नाम ना दें तो हाँ ठीक है, चलेगा? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं इसके आता तो आप अलावा ना। जी जी। आप कोई वेबसाइट बता दे जहाँ पर थीम बेस्ड कंटेंट मिल जाए, यानी अगर रोमांटिसिज्म का थीम हो या हाँ फिर जी, रेख्ता है डिवाइन उर्दू की। सुपीरियरिटी का। हाँ वो जी। नहीं चल रही, मैंने उसे सर्च किया लेकिन वो एरर आ जाता है। वो उसमें ना आप ये लिखे ना, जैसे बेवफाई पे अशार रेख्ता चल रही है, मैंने आज खुद उससे सर्च किए हैं अशार। अच्छा, उस पे थीम बेस्ड सारे मिल जाएंगे। आप एक मैक्सिमम मिल जाएंगे। ठीक है। कोशिश यही होती है, आप अगर आप इंटरनेट से कर रहे हैं तो आप इसमें मटेरियल तो कम है, ये आपको भी पता है, उर्दू का मटेरियल, उर्दू को उस तरह से हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जो रेख्ता है वो इंडिया की है, तो वो हमें उस तरह से हमारे हमारे पास सक्सेस नहीं है। तो ये तो एक है अलमिया। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें ये है कि फिर आप, अगर आपके पास एफएससी की बुक्स हों, आपने खुद अगर प्रिपरेशन करनी है तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, एफएससी के वो होते हैं, गाइड बुक्स होती हैं, ठीक है, वो आप ले लें। और कलीदे उर्दू ले लें, ये सोर्सेज कर लें फिर। मैम आप हमें एक लिस्ट शेयर कर सकती हैं मैक्सिमम थीम पर, यानी कोई 10 से 15 थीम्स हो जिसको हम प्रिपेयर करें। उसमें पोइट्स शायरी भी आ में। जाएंगे और अशार। जी जी। जी जी, मैं तशरीह कर के दूंगी। लिए वो तो सेशन आप, जो ज्वाइन करेंगे उनको कर देंगे ना, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना। अच्छा मैं अभी बता देती हूँ फिर आपको। यस मैम, अभी बता दें। चलें आप लिखें, मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं लिख रही, मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लें इस पे। तो आपने ना, आपके लिए ये एक मशवरा है कि कलीदी उर्दू से फिर आपने गाइडेंस लेनी है, ठीक है। तो कलीदी उर्दू में जो शायरी है, उससे भी आप बाइफरकेट इसमें या कैटेगराइज्ड कर सकती हैं, ठीक है, चीज़ों को, मफहूम को। और उसमें जो ज़्यादा मफहूम है वो इंसान की बेबसी, मौत और गम, दुनिया से रवानी, यकीन, यकीन और अज़्म, इंसान का मुकाम, गरूर। मैम वॉइस इंटरप्ट हो रही है, इंसान का मुकाम बस यहाँ तक सुना है मैंने, आगे वॉइस नहीं हो रही है गरूर, आपकी। गरूर, मुसलमानों की बेदारी, महबूब की याद, और महबूब की तारीफ, और महबूब की बेवफाई। फिर आप लिखें फिरका बंदी, मैम फिरका बंदी तक लिख लिया है। ठीक है, एक सेकंड। वैसे ये इससे बाहर नहीं आता, हाँ उस पे भी लिख लें, जो होता है ना, बेइंसाफी या नाइंसाफी, बेइंसाफी कोई वर्ड नहीं होता, या आप एक और इसके साथ ही लिख लें, अदलो इंसाफ। मैम मुझे लगता है अगर हम इन्हीं थीम्स को प्रिपेयर करें और इनके हवाला के सार भी लिख लें तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। इनके आपने शायरों, महबूब से शिकायत, ये भी लिख लें। इश्क में परेशानियां, ये लास्ट।
जी एक्सक्यूज मी मैंने मैम, अगर हम इन सभी थीम्स पर हवाला के 10-10 अशआर, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 पॉइंट्स पर लिख लें बिल्कुल। तो हाँ वो जी। नोट्स इनफ होंगे। जी जी, इनफ होंगे। ज्यादा 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 शायर भी इकट्ठे नहीं करते, मतलब कि एक ही थीम पर शायर आप कलीदे उर्दू से प्रिपेयर डायलॉग। करें, ठीक है। हाँ, शायर आप कलीदे उर्दू से प्रिपेयर करें और हवाला शेर इन थीम्स के करें, और फिर तशरीह करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक चलें, यू सो और मच किसी का कोई मैम। क्वेश्चन है? फिर हम क्लास एंड करते हैं। आपकी मैडम क्लासेस मंडे से वेंसडे तक होंगी? नहीं, ये थर्सडे टू संडे, हाँ मंडे से वेनेसडे यही मेंशन है। यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन मंडे से वेनेसडे रखेंगे, या हम मंडे से थर्सडे रखेंगे, ठीक है। और मैडम पीएमएस जीके सीएसएस से पहले हो जाएगा या उसके बाद, आपको कोई इस बारे में आइडिया हो? पहले होगा, वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, और वो एक्सपेक्टेड है जनवरी के लास्ट डेट्स में। अभी तक जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो यही है, जो सोर्सेज है। बाकी वो आगे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक यही है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी मैम, एक जी क्वेश्चन जी। था। मैम अगर आप अप्लाई कर दो लेकिन जीके भी अटेम्प्ट ना करो और बाकी भी 11 पेपर में से कोई पेपर अटेम्प्ट ना करो, तब भी हमारी अटेम्प्ट नहीं, काउंट होगी? तब अटेम्प्ट नहीं काउंट होती। अगर आप किसी भी पेपर में अपीयर हो गए हो ना, तब होती है अटेम्प्ट काउंट। और जीके का आपका स्कोर लगेगा, ये एमपीटी की तरह नहीं है। ये आपका पासिंग भी एट द सेम टाइम, और साथ में इसका स्कोर भी आपकी फाइनल उसमें लगता है, क्योंकि वो एक पेपर है जो इन्होंने शिफ्ट किया है स्क्रीनिंग के तौर पे। मैम अगर जीके तक हमारे कंपलसरी या ऑप्शनल में से 2 से 3 सब्जेक्ट्स भी हम ना प्रिपेयर कर सकें, तो क्या हमें जीके देना चाहिए या अपनी अटेम्प्ट को सेव करना चाहिए? आप अपनी उस एज लिमिट ये चीजें देखकर कर लें। अगर आपके पास अभी 3 चांसेस ही बनते हैं, तब आप जरूर अवेल करें। मैम अदरवाइज अगर एज आप, तो अभी है, एज तो अभी है, मतलब कि 24 इयर्स है, तो अभी मेरे पास टाइम है। अगर जीके के साथ साथ मेरे 2 या 3 सब्जेक्ट्स ना हो तो मुझे अपनी ये अटेम्प्ट ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हाँ फिर नहीं करनी चाहिए। मैडम आपके क्या ऐसा? पीएमएस में ऑप्शंस कौन से थे? जी क्या कह रहे हैं? आपके पीएमएस में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे? पंजाबी था, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी।